मैं कोमल प्रसाद यादव, सहायक प्राध्यापक विधि, BCS शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धमतरी, आप सबका अपने इस व्याख्यान में हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं आज आप सबको भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत धारा 499 में परिभाषित मानहानि के अपराध के विषय में अपने इस व्याख्यान के अंतर्गत जानकारी दूंगा और आप सबको मानहानि को समझाने का प्रयास करूंगा। तो आइए हम देखते हैं कि मानहानि क्या है। मानहानि का मतलब है कि किसी व्यक्ति के ख्याति या प्रतिष्ठा की अपहानि कारित करना। धारा 499 भारतीय दंड संहिता 1860 में मानहानि को परिभाषित किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि जो कोई बोले गए या पढ़े जाने के लिए आश्रित शब्दों द्वारा, जो कोई बोले गए या पढ़े जाने के लिए आश्रित शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्य रूपणों द्वारा किसी व्यक्ति के ऊपर कोई लांछन लगाता या प्रकाशित करता है। कोई लांछन इस आशय से लगाता या प्रकाशित करता है कि वह किसी व्यक्ति की ख्याति की अपहानि करे, या यह विश्वास करते हुए कोई लांछन लगाता या प्रकाशित करता है कि उसके द्वारा ऐसे व्यक्ति की ख्याति की अपहानि कारित होगी, यदि वह अपवादों के अंतर्गत, मतलब एतस्मिन् पश्चात अपवादों के अंतर्गत नहीं आता है, तो यह कहा जाएगा उसने उस व्यक्ति की मानहानि कारित की, मानहानि की है। तो मानहानि को एक बार पुनः मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि जो कोई बोले गए या पढ़े जाने के लिए आश्रित शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्य रूपणों द्वारा किसी व्यक्ति पर कोई लांछन लगाता या प्रकाशित करता है, इस आशय से कि उसके ख्याति की, ऐसे व्यक्ति के ख्याति की अपहानि कारित करे, अपहानि करे या अपहानि होगी, या इस विश्वास के साथ शासय किसी व्यक्ति के ऊपर कोई लांछन लगाता या प्रकाशित करता है कि उसके द्वारा ऐसे व्यक्ति की अपहानि कारित होगी, अन्यथा एतस्मिन् पश्चात, सिवाय एतस्मिन् पश्चात अपवादित दशाओं के वह व्यक्ति मानहानि करता है, उस व्यक्ति की यह कहा जाता है। मतलब कि अपवादों के अंतर्गत यदि वह नहीं आता, जो अपवाद भारतीय दंड संहिता की धारा 499 के अंतर्गत बताए गए हैं, तो वह लांछन जो कि लगाया गया है या प्रकाशित किया गया है, वह क्या होगा? उस व्यक्ति की मानहानि होगी, जिसके की ऊपर ऐसे लांछन को लगाया गया है या प्रकाशित किया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 499 के अंतर्गत 4 स्पष्टीकरण दिए गए हैं। स्पष्टीकरण नंबर 1 में कहा गया है कि मृत व्यक्ति की भी मानहानि कारित की जा सकती है। मृत व्यक्ति की भी मानहानि कारित हो सकेगी यदि कोई लांछन, ऐसा लांछन लगाया जाए कि उससे उस व्यक्ति की अपहानि होती यदि वह जीवित होता, या उसके संबंधियों या रिश्तेदारों, परिवार या रिश्तेदार के लोगों की भावनाओं को आहत करने के लिए आश्रित हो। मतलब ऐसा कोई लांछन जो मृत व्यक्ति के संदर्भ में लगाया जा रहा है, वह भी मानहानि हो सकेगी यदि वह लांछन
उस व्यक्ति को जिस पर कि लगाया गया है, यदि वह जिंदा रहा होता तो उसके ख्याति की क्या होती, अपहानिकारित हुई होती या उसके परिवार या रिश्तेदार की भावनाओं को आहत करने वाला होता। तो ऐसे लांछन क्या होंगे, वो मृत व्यक्ति की भी मानहानिकारित कर सकते हैं। दूसरे स्पष्टीकरण में कहा गया है कि किसी कंपनी, संगम या व्यक्तियों के समूह को उनकी वैसी हैसियत में कोई लांछन लगाना, उनकी वैसी हैसियत में कोई लांछन लगाना मानहानि कर सकता है। मतलब कि किसी व्यक्ति, कंपनी या व्यक्तियों के संगम की भी मानहानिकारित की जा सकती है यदि कोई लांछन उनकी वैसी हैसियत से लगाया गया है या प्रकाशित किया गया है। स्पष्टीकरण 3 में कहा गया है, अनुकल्पों के रूप में या व्यंग्योक्ति के रूप में, व्यंग जो कारित किए जाते हैं, व्यंग्योक्ति के अभिव्यक्ति रूप में कोई लांछन मानहानिकारक हो सकता है, मानहानिकारित कर सकेगा। मतलब कि ऐसा लांछन जो अनुकल्पों के रूप में हो या व्यंग्योक्ति के रूप में हो, अभिव्यक्ति रूप से, वह मानहानि कर सकते हैं। स्पष्टीकरण नंबर 4 में कहा गया है कि कोई लांछन तब तक मानहानिकारक नहीं कहा जा सकता है जब तक कि वह लांछन किसी ऐसे व्यक्ति के दृष्टि में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी व्यक्ति के सदाचारिक या बौद्धिक स्वरूप को हेय न करे। मतलब गिराए ना, हे माने किसी व्यक्ति के दृष्टि में उसके सदाचारिक या बौद्धिक स्वरूप को हेय न करे, गिरा न दे, या उसके जाति या आजीविका के सील का हेय न करे, या उसकी साख का हेय न करे, या यह विश्वास न कराए कि उस व्यक्ति का घृणोत्पादक या निकृष्ट हो चुका है। मतलब यह इस प्रकार का लांछन हो जिससे कि व्यक्ति को घृणोत्पादक या निकृष्ट समझा जाए। उस लांछन को लगाने से तो उसे, ऐसे लांछन को, जब तक कि ये लांछन इस प्रकार के ना हो कि किसी दूसरे व्यक्ति के दृष्टि में उस व्यक्ति की बौद्धिक या सदाचारिक स्वरूप को हेय ना करे, उसके शील को हेय ना करे, या उसके शाख को हेय न करे, या उसका निकृष्ट स्वरूप या घृणोत्पादक स्वरूप न कर दे, तब तक ऐसे लांछन को मानहानिकारक नहीं कहा जा सकता है। कि मतलब वह लांछन इस प्रकार का होना चाहिए कि दूसरे व्यक्ति के निगाह में, दूसरे व्यक्ति की दृष्टि में उस व्यक्ति का सदाचारिक या बौद्धिक स्वरूप गिर जाए, उसकी साख गिर जाए, उसकी प्रतिष्ठा गिर जाए, उसका सील का हेय हो जाए। यदि इस प्रकार का कोई लांछन लगाया जाएगा तो उसे मानहानि कहा जाएगा। तो इस प्रकार से इस धारा के अंतर्गत ये 4 स्पष्टीकरण दिए गए थे। अब मैं आप सबको इस पर कुछ दृष्टांत देना चाहूंगा जिनमें आप आसानी से जान पाएंगे कि मानहानि किसे कहा जाएगा। पहला उदाहरण यह है कि यह विश्वास दिलाने के आशय से कि खा की घड़ी यानी चुराई है। का यह विश्वास कराने के आशय से कि खा की घड़ी यानी चुराई है, यह कहता है कि यह एक ईमानदार व्यक्ति है, उसने खा की घड़ी कभी नहीं चुराई। यदि यह अपवादों के अंतर्गत नहीं आता है तो यह मानहानि होगा।
यह मानहानिकारक जो लांछन लगाया जा रहा है का के द्वारा खा के ऊपर कि वह ईमानदार है, उसने खा की घड़ी कभी नहीं चुराई है, यह शब्दों द्वारा आश्रित है। इसलिए यदि उसका यह कथन धारा 499 में दिए गए जो 10 प्रमुख अपवाद है उसके अंतर्गत नहीं आते हैं तो यह मानहानि होगा। एक दूसरा उदाहरण हम लोग देखते हैं। का से यह पूछा जाता है कि खा की घड़ी किसने चुराई है। का से यह पूछा जाता है कि खा की घड़ी किसने चुराई है। का ने यह विश्वास कराने के आशय से कि घड़ी या ने खा की घड़ी चुराई है या की तरफ संकेत कर देता है। यदि यह संकेत खा का किसी अपवादों के अंतर्गत नहीं आता तो यह मानहानि होगी। यह जो दृष्टांत है वह मैंने जब परिभाषा बताई थी मानहानि की आपको, तो उसमें बताया गया था कि कोई व्यक्ति क्या करे, कोई शब्द पढ़े या कोई बोले गए शब्द या ऐसे शब्द जो पढ़े जाने के लिए आश्रित हो या संकेतों द्वारा, तो यह संकेतों द्वारा उन्होंने क्या किया था, मानहानि कारित किया इस उदाहरण में। अगला जो उदाहरण मैं दूंगा वह दृश्य रूपणों पर आधारित है। एक अन्य उदाहरण जो तीसरा उदाहरण है इस पर मानहानि का वह यह है कि का यह विश्वास कराने के आशय से कि खा की घड़ी या ने चुराई है, क्या करता है, संकेतों द्वारा एक चिन्ह बनाता है, एक चित्र बनाता है और उसमें या को खा की घड़ी लेकर भागते हुए दिखाता है। मतलब कि उस चित्र में जो उसने बनाया है उसमें या क्या करता है कि खा की घड़ी को लेकर भागते हुए उसने एक चित्र बनाया। तो यह चित्र जो बनाया था वह मानहानि करेगा उसकी या की, यदि वह अपवादों के अंतर्गत नहीं आता है। यह दृष्टांत दृश्य रूपणों पर आधारित है। तो मैंने 3 दृष्टांतों के माध्यम से आप सबको मानहानि को समझाने का प्रयास अब तक किया है। आइए हम देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि धारा 499 के अंतर्गत मानहानि या डिफॉर्मेशन के कुछ एक्सेप्शंस दिए गए हैं। वे जो एक्सेप्शन है उनकी संख्या है कुल मिलाकर 10। तो इन अपवादों को भी हम देख लेते हैं। आइए हम देखते हैं कि पहला अपवाद क्या है। यदि कोई लांछन जो लगाया गया है वह सत्य बात का लांछन जिसका लगाया जाना या प्रकाशित किया जाना लोक कल्याण के लिए अपेक्षित है। किसके लिए? लोक कल्याण के लिए अपेक्षित है। ऐसा कोई लांछन जो कि लगाया गया है या जिसको कि प्रकाशित किया गया है वह किस बात का है? सत्य बात का लांछन है जिसका लगाया जाना या प्रकाशित किया जाना किसके लिए अपेक्षित है? लोक कल्याण के लिए अपेक्षित है। यदि इस प्रकार का लांछन है तो वह जिसको कि प्रकाशित किया गया है या लगाया गया है तो वह मानहानि नहीं कहा जाएगा। दूसरा जो अपवाद है मानहानि के अपराध का वह है लोक सेवकों का लोकाचरण। लोक सेवकों का लोकाचरण, लोक सेवक जो अपने कार्य करते हैं उनके सील के बारे में कि वो किस प्रकार का कार्य करते हैं, कैसा है उनका कार्य, अच्छा है या बुरा है, उस पर लोक आचरण में मतलब कोई भी व्यक्ति कोई बात कह सकता है बशर्ते कि कोई ऐसी बात वह नहीं कह सकते हैं जिससे उनकी व्यक्तिगत भावनाएं आहत हो। मतलब कोई व्यक्तिगत निजी लांछन उनके ऊपर नहीं लगाया जा सकता है। लोकाचरण के संदर्भ में लोक सेवकों के ऊपर कोई भी
बात कोई कर सकता है, यदि करता है तो उसे मानहानिकारक नहीं कहा जाएगा, वह मानहानि नहीं होगा। तीसरा जो अपवाद है वह है किसी लोक प्रश्न के संबंध में किसी व्यक्ति का आचरण, यदि सद्भाव पूर्वक किसी लोक प्रश्न के संदर्भ में किसी व्यक्ति के आचरण पर कोई बात की जाए, कोई लांछन लगाया जाए या कोई बात प्रकाशित की जाए जो लोक प्रश्न के संदर्भ में है, तो वह मानहानि नहीं होगा, वह मानहानि का एक अपवाद है। अगला जो अपवाद है चौथा, वह है न्यायालयों की कार्यवाहियों की रिपोर्टों का प्रकाशन। मतलब न्यायालयों में जो कार्यवाहियां चलती हैं उनकी रिपोर्टों का प्रकाशन करना मानहानि नहीं है। क्यों? क्योंकि न्यायालयों के कार्यवाहियों का प्रकाशन की रिपोर्ट उसी रूप में होती है जिस रूप में कि उस मामले की सुनवाई न्यायालय में हो रही है। तो न्यायालयों की कार्यवाहियों की रिपोर्टों का प्रकाशन के बारे में कोई राय मानहानि के अपराध का गठन नहीं करता है, यह उसका अपवाद है। पांचवा अपवाद जो है मानहानि के अपवाद का या डिफेमेशन के क्राइम्स का, वह है न्यायालय में विनिश्चित मामले के गुणागुण या साक्षियों तथा संपृक्त अन्य व्यक्तियों का आचरण। किसी ऐसे मामले में जो कि न्यायालय से विनिश्चित हो चुका है, चाहे वह सिविल या आपराधिक हो, उस मामले के गुण और अवगुण के विषय में, साक्षियों के बारे में कोई भी व्यक्ति राय दे सकता है या अन्य व्यक्तियों के बारे में कोई उनके आचरण के बारे में राय दी जा सकती है, बात की जा सकती है। यदि ऐसा कोई बात कारित किया जाए, कोई राय दी जाए या कोई बात प्रकाशित की जाए, तो वह मानहानि नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उस मामले का निर्णय हो चुका है न्यायालय के द्वारा। अगला जो है वह लोककृति के गुणागुण। मतलब लोककृति जो लोक के लिए, जो जनता के लिए प्रकाशित की जाती है, कही जाती है, यदि उसके गुण और गुण को कोई प्रकाशित करता है तो वह मानहानि नहीं होगा। या उसकी आलोचना करता है लोककृति का, जैसे कोई पुस्तक कोई लिखता है तो वह लोगों के लिए समर्पित करता है, उस पर कोई भी अपनी राय दे सकता है कि कैसी है, क्या है या उसमें क्या कमी है, वह मानहानि नहीं कहा जाएगा। यदि कोई गायक या अभिनेता कोई परफॉर्म करता है स्टेज पर या कहीं पर, तो वह लोक के लिए होता है, उस पर कोई भी राय दी जा सकती है। लोककृति के गुण पर कोई भी बात करना, उसके विषय में कोई राय रखना, वह मानहानिकारक नहीं हो सकता, मानहानि नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता? क्यों? क्योंकि यह मानहानि के अपराध का एक अपवाद है। सातवां अपवाद यह है कि किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर विधि पूर्ण प्राधिकार रखने वाले व्यक्ति द्वारा सद्भाव पूर्वक की गई परिनिंदा। मतलब कि ऐसे व्यक्ति द्वारा जो कि विधिक अधिकार रखता है कि वह उस व्यक्ति की बुराई कर सकता है, निंदा कर सकता है, और यदि वह व्यक्ति किसी जिसको कि प्राधिकार मिला हुआ है, वह व्यक्ति क्या करता है, सद्भाव पूर्वक ऐसी परिनिंदा करता है, तो उसे वो ऐसी परिनिंदा मानहानि के अपराध का गठन नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि उसको ऐसा प्राधिकार मिला हुआ है कि वह उन व्यक्तियों पर जिस पर के प्राधिकार रखता है उनकी सद्भाव पूर्वक बुराई या निंदा कर सकता है। आठवां अपवाद जो है वह प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष सद्भाव पूर्वक अभियोग लगाना। मतलब कि कोई ऐसा व्यक्ति जो कि प्राधिकृत है, ऑथराइज्ड है उस बात को सुनने के लिए, उसके समक्ष अभियोग लगाया जा सकता है, आरोप लगाया जा सकता है। जैसे मजिस्ट्रेट के समक्ष कोई व्यक्ति अपनी जब सुनवाई होती है किसी मामले की, तो उसमें वह कोई भी आरोप लगा सकता है व्यक्ति के ऊपर। क्यों? क्योंकि वह प्राधिकृत है। वहां इस प्रकार का आरोप लगाया जाना या किसी शिशु के पिता से उस शिशु की बुराई करना या उसके ऊपर कोई आरोप लगाया जाना, क्योंकि वह उसका प्राधिकृत व्यक्ति है, उसका पिता है, इसलिए उससे ऐसी बुराई
की जा सकती है, ऐसा अभियोग उसके समक्ष लगाया जा सकता है यदि कोई अभियोग जो कि प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष गुड फेथ में लगाया जाए, सद्भाव पूर्वक लगाया जाए भाई, तभी, अन्यथा ऐसे ही लगाओगे तब तो नहीं मिलेगा उसका बचाव। यदि गुड फेथ में लगाया जाएगा तो मानहानि के अपराध का वह गठन नहीं करेगा, मतलब कि ऐसा अभियोग मानहानि नहीं कहा जाएगा। नौवां अपवाद जो है वह है अपने या अन्य के हितों की संरक्षा के लिए, खुद के या अन्य व्यक्तियों के हितों की संरक्षा के लिए किसी व्यक्ति द्वारा क्या किया जाए, सद्भाव पूर्वक लगाया गया लांछन। किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा सद्भाव पूर्वक लगाया गया लांछन जो अपने हित के लिए या अन्य व्यक्तियों के हित के लिए क्या था, के हितों की संरक्षा के लिए, के प्रोटेक्शन के लिए जरूरी था, यदि वह सद्भाव पूर्वक लांछन लगाया गया है तो उसे मानहानि नहीं कहा जाएगा। मतलब ऐसा लांछन मानहानि के अपराध का गठन नहीं करता है। 10वां और अंतिम अपवाद यह है कि सावधानी जो उस व्यक्ति की भलाई के लिए जिसे कि वह दी गई है या लोक कल्याण के लिए आशयित है, ऐसी सावधानी जो उस व्यक्ति की भलाई के लिए या लोक कल्याण के लिए आशयित है, वह की गई है तो उस सावधानी को मानहानि नहीं कहा जाएगा, मानहानिकारक नहीं कहा जाएगा। इस तरह से हमने एक एक करके आप सबको भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 499 के 10 अपवादों पर मैंने प्रकाश डाला। यदि कोई भी लांछन या मानहानिकारक कथन जिसको कि लगाया गया है या प्रकाशित किया गया है वह इन अपवादों के अंतर्गत आ जाए तो वह डिफामेशन के अपराध का गठन नहीं करेगा। मतलब इन अपवादों में आता है तो वह मानहानि नहीं होगा, मानहानि का अपराध नहीं कहा जाएगा। और यदि नहीं आएगा तो ऐसी बातें जो कि धारा 499 में परिभाषित की गई है मानहानि के अपराध के लिए, वैसे लांछन यदि लगाए जाएंगे या प्रकाशित किए जाएंगे जिससे कि किसी व्यक्ति के ख्याति की अपहानि हो, या इस आशय से लगाया जाएगा, इस विश्वास से लगाया जाएगा कि उस व्यक्ति के ख्याति की अपहानि कारित हो, तो वैसे लांछन को मानहानि कहा जाएगा यदि वे सभी लांछन इन अपवादों के अंतर्गत नहीं आते। मानहानि के अपराध के लिए दंड की भी व्यवस्था की गई है, यह भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के अंतर्गत बताया गया है। जो कोई मानहानि का अपराध कारित करेगा उसको दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा। ऐसे व्यक्ति को जिसने कि मानहानि का अपराध कारित किया है उसे 2 वर्ष के कारावास से या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। इस तरह से आज हमने आप सबको मानहानि के अपराध के विषय में जानकारी देने का प्रयास किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा यह व्याख्यान आप सबके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।